हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो ये वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित है। तो अपन इसमें देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसका नेचर क्या है और ऐसे कौन कौन से आधार थे जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया है। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ लेते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होते हैं। प्रदान करता है वो इस प्रोमिसरी नोट का उपयोग करके जिस बैंक को देना है उसे दे सकता है। दूसरा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। नॉन रिफंडेबल मतलब कि अगर दानकर्ता ने एक बार इसे दान कर दिया है तो वो इस नोट को दोबारा उसी समय नहीं ले सकता है। तीसरा, ये कौन सा बैंक जारी करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन सा बैंक जारी करता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड को केवल एसबीआई बैंक जारी करता है और एसबीआई बैंक में भी सारे उसके ब्रांचेस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ अथराइज्ड ब्रांच होंगे एसबीआई के, वही इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इस पे जो डोनेट कर रहा होता है, जो दान कर रहा होता है, उसका नाम नहीं होता है। तो इसका डोनेट नेम, एब्सेंस ऑफ डोनेटर नेम। और जो चौथा इसका प्रोविजन है, तो इसमें एक अल्फा न्यूमरिक एक कोड होता है। अल्फा न्यूमरिक कोड होता है, मतलब इसके लेटर्स रहेंगे और नंबर रहेंगे, इन दोनों को मिला के एक कोड बनाया जाता है जिससे इस कोड से संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किसे जारी किया जा सकता है, किसे डोनेट किया जा सकता है पैसा? तो सभी रजिस्टर्ड पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टीज को। तो रजिस्टर्ड पार्टीज कौन सी हैं? तो ऐसी सभी पार्टीज को डोनेट किया जा सकता है जो पिछले लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन है उसमें या तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में कम से कम पूरे वोट का 1% वोट उन्होंने अगर हासिल किया है तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दान किए जा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उनका आधार क्या था। एससी जजमेंट, तो एससी जजमेंट का सबसे पहला आधार था आरटीआई। आरटीआई के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है जिससे देश के गोपनीयता, जिससे देश की सुरक्षा, गोपनीयता, सम्मान में खतरा अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ऐसी सभी सूचनाओं को आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखा गया था और गोपनीयता का संबंध राष्ट्र की सुरक्षा सम्मान से संबंधित नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन करने के पीछे आरटीआई को एक मजबूत आधार माना है, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन किया गया है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो की क्वेश्चन था जिसके आधार पर इसको स्ट्रक डाउन किया गया है वो था फाइनेंस एक्ट 2017। इस फाइनेंस एक्ट में ये प्रोविजन किए गए थे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर अधिनियम और कॉरपोरेट और कंपनीज एक्ट 2013, इन सभी एक्टों में ये प्रोविजन किया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा कि कोई भी जो दान है वो किसी बॉन्ड के माध्यम से इस जगह पर नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा की प्रोविजन था जिसके वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन किया गया है। तीसरा ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो उल्लंघन हो रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो दलों को चंदा दे रही हैं जिससे उनके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उनका निर्णय जो है वो प्रभावित हो रहा है। चौथा, इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है, लेकिन जो चंदा है वो कितना भी कोई भी कंपनी कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है। तो इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ज्यादा चंदा दे रहा है, एक व्यक्ति कम चंदा दे रहा है, तो इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और खास बात ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसे कौन खरीद सकता है, तो इसे केवल सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन है वो खरीद सकते हैं, भारतीय नागरिक है वो खरीद सकते हैं। दूसरा, इसे ऐसी कोई भी कंपनी खरीद सकती है जो भारत में कार्यरत हो, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। इसके अलावा कोई विदेशी नागरिक नहीं खरीद सकता या कोई ऐसी कंपनी नहीं खरीद सकती जो भारत में रजिस्टर्ड ना हो, भारत में कार्यरत ना हो। और अगला जो की प्रोविजन था सुप्रीम, अगला जो वो था आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। इस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा था और ये क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, इसलिए हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचनाएं हैं उनका प्रकाशन नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारे संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया
कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, उन्हें कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता। और दूसरा हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पीछे क्या क्या ऐसे की प्रोविजंस थे।